प्रधानमंत्री भाजपा के लोग कर्ज ले लेके बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हैं। सारी सरकारी नौकरियों को निजीकरण करके प्राइवेट किया जा रहा है। सारी सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इवन मुझे कहने में कोई परहेज सलीम भाई कि आज का न्यायालय नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था हो गई है। वहां से कोई फैसला मजलूमों के हक में नहीं है, कोई फैसला मजलूमों के हक में नहीं रहता। जब हमारी फाइल जाती है तो धूल भागती है, जब उनकी फाइल जाती है तो ऑर्डर होते हैं। वो सारे ऑर्डर, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, आप देखो 700 किसानों ने जान दी। मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी चरण सिंह जी को। अगर वैसे महापुरुष ना पैदा होते, जमींदारी उन्मूलन नहीं करते, तो आज किसी गरीब के घर पर जमीन नहीं होती है। चौधरी चरण सिंह जी की देन हमें याद रखना चाहिए। मैं आपको बात इसलिए याद दिला रहा हूं, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगा। किसान 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, 700 किसानों की जान हुई गई। ये प्रधानमंत्री झूठे आंसू बात है, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। रोज आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ के देखना, एक महीने में उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जाता है, कितने लोगों को मार के लटकाया जाता है, कितने फर्जी एनकाउंटर के नाम पे निर्दोष मजलूमों गरीबों के बच्चों को जेल में डाला जाता है, कितनों की जान ली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कानून, फिर मैं कह रहा हूं, कानून नेताओं की चौकटों पे दम तोड़ चुका है। पुलिस सरकार के सहारे पे जिसका मना है उसको पकड़ के जेल भेज देती है। ये तमाम तरह के जुल्म हमें इसलिए सहने पड़ रहे हैं क्योंकि जिनकी सरकार है वो ये चाहते हैं कि ये मिट्टी में दफन हो जाए। अभी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर उन्होंने अभी लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। मुझे तो नहीं पता उनका क्या योगदान है देश की तरक्की में या देश के कमजोर वर्गों को पैरों पर खड़ा करने के लिए। हाँ, मैं आपको कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, अगर वास्तविकता में सरकार देना चाहती है भारत रत्न तो जिसके दावेदार है, इसके दावेदार है माननीय काशीराम साहब। अगर सरकार देना चाहती है तो माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न देश के दावेदार है। इसके दावेदार है चौधरी चरण सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका डंका बजता था ईमानदार नेता दोबारा पैदा नहीं हो सकता। अगर सरकार देना चाहती है तो चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों के नेता को, किसानों के मसीहा को भारत रत्न दे। अगर सरकार देना चाहती है तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भारत रत्न दे। सरकार देना चाहती है तो संतराम बी प्रजापति को भारत रत्न दे। और सरकार देना चाहती है तो महामना रामचंद्र वर्मा जी को भारत रत्न दे। और सरकार देना चाहती है तो डॉक्टर फरीद जी को भारत रत्न दे। अगर देती है तो मैं मान देगी सरकार कम से कम, अगर और कुछ नहीं दे सकती तो सरकार हो सकती कि मरने के बाद इनका सम्मान ही रख ले। मगर मुझे भरोसा है कि आरएसएस भाजपा के लोगों ने तो जीते जी हमारे लोगों का कभी सम्मान नहीं किया। ये वही आरएसएस है जो आज बाबा साहब के फोटो लगाती है। जिंदा रहते बाबा साहब की सब यात्रा निकालने का काम इन्हीं आरएसएस के लोगों ने किया। आज ये हमारे पेट में जो निकाला जाता है उसको छीनना चाहते हैं। आज ये मजदूर को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। आज किसानों की फसल पे उनको समर्थन मूल्य तो क्या मिलेगा, हमारा पशु घूम रहे हैं। आपके क्षेत्र में इंसानों की जान से सुरक्षित नहीं, गुलजार किसको उठा के ले जाए, किसको खबर नहीं है। सरकार को नहीं फर्क पड़ता कि गरीब का बच्चा मरे या उसको कोई नुकसान हो जाए। सरकार को मतलब है तो चंद अमीरों से, ताकतवर लोगों से। इस सरकार को भी हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंगूठे में वो ताकत दी है जिस ताकत के बलबूते हम इस सरकार को घुटनों पर टिका सकते हैं। ये वोट की ताकत अगर है, मेरे भाइयों बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये वोट की ताकत है तो हमारी बस्ती में कोई पूछने आ जाता कि आपके क्या हाल है। अगर ये वोट की ताकत नहीं होती तो आपके चेहरे नहीं देखता कोई। इस देश में आपको कितना अपमानित किया गया आप याद रखना। चौधरी चरण सिंह जी का एक बयान है, मेरे आज भी याद है, मैं पढ़ता हूं, महापुरुषों को मैं जाति के आधार पर महापुरुष नहीं मानता, कर्मों के आधार पर मानता हूं। उन्होंने कहा कि देश में जाति है, मेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैंने जाट कुल में जन्म लिया। जितेंद्र राणा, मेरी बात को घर जाके याद करना और पढ़ना कि मेरा अपराध यह है कि मैंने जाट कुल में जन्म लिया। अगर मैं कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता या कश्मीरी, और वो भी कश्मीरी ब्राह्मण में तो कभी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता, लेकिन मैंने जाट कुल में जन्म लिया। इसका खामियाजा मुझे भगत में भुगतना पड़ रहा है। और आप याद रखो मेरी बात को, अगर ना होती देश में जाती तो छानों माननीय काशीराम साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तमाम षड्यंत्र इसके किए गए कि वो गरीब का बच्चा कुर्सी में न बैठ जाए। और हर तमाम अमीर ये चाहते हैं कि गरीब उनके गुलाम बन के जाए। ये छोटा भाई सही कह रहा था, वो चाहते हैं कि आजादी से पहला दौर आ जाए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते, कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में आप बताओ दलित पिछड़ों को क्या अधिकार होंगे, आदिवासियों को क्या अधिकार होंगे? इनको अधिकारी, इनको कुर्सी में बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप इससे ज्यादा चिंतित हो ना हो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस देश का सेकुलर समाज और अम्बेडकरवादी इस बात के लिए बहुत चिंतित है और वो कवर कर चुका कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सबक सिखा कर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग हैं और हमेशा सब पे हमला नहीं करते। कभी आप पे करते हैं, कभी आप पे करते हैं, कभी आप पे करते हैं और एक एक करके सभी पे करते हैं। मैंने तो हमेशा आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के साथ देने काम किया। इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चलाई गई, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा मेरे ऊपर थी, मेरी बहनों माओ का आशीर्वाद था कि मैं इन गोलियों से भी बच गया।
किसान आंदोलन में मैं डट के उनके साथ रहा, एनआरसी के आंदोलन में जब मुस्लिम भाई अकेला महसूस कर रहा था, जिनको आपने रहबर और नेता बनाकर रहनुमा बना के वोट देके भेजा, वो घर में बैठ के चारपाइयों में सर्दी में सो रहे थे। आपका चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद पर खड़ा होकर आपके लिए लड़ रहा, न दिन में थी न रात, जेल काटी, लाठियां तमाम तरह मुसीबतें सहनी पड़ी। और जब मेरी पहलवान बहनों को वहां जंतर मंतर पे खून के आंसू होने के लिए अपमानित किया गया, तो सब कुछ छोड़ के, सारी राजनीति को पीछे छोड़ के उनके बीच में उनका भाई ये बात कहकर खड़ा था कि आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। जितने मेरे अंदर जोर है, मैं तो उतने जोर से लड़ रहा हूं। आपको तय करना है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। मैं आपसे सिर्फ एक सहयोग मांगने आया। ये नगीना है, मैं राजनीतिक बात करके कह देता हूं। मुझे बताओ, नगीना में 3 बार चुनाव हुआ। पहली बार आपने जसवीर सिंह जी को एमपी बनाया, जसवीर सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड एक कागज पर बना लो। दूसरी बार आपने जसवंत सिंह जी को एमपी बनाया, उनका रिपोर्ट कार्ड अपने उस पर बना लो। और तीसरी बार आपने गिरीश चंद जी को गठबंधन के उम्मीदवार को सांसद बनाया। आपको एक डर है, बहुत बार कहते हो गठबंधन गठबंधन गठबंधन, तो जसवीर जी गठबंधन के थे या नहीं थे? ये कहना, गिरीश चंद जी कितनी आवाज उठाई आपकी, कितनी लड़ाई लड़ी आपकी, कितने आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हुए, कौन सी बात पे आपके लिए मैदान में? आप मुझे बताओ। अगर आपको ऐसा ही एमपी चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, और अगर आपको ऐसा चाहिए जिसका डंडा मजबूत हो, जो हर तरह से आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, फिर आप ऐसा एमपी चुन के दो कि पूरा देश याद रखे कि नगीना के लोगों ने क्या कर दिया। ये वैसे भी रिजर्व सीट है, आपको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को वोट देनी है। आप तराजू लेकर तोड़ लो। अगर आपको चंद्रशेखर आजाद से 1 इंच को ऊपर मिल जाए तो आप उसके साथ खड़े हो जाना। और सारे मिला के अगर चंद्रशेखर आजाद के घुटना को पार ना कर पाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो गरीबों के बारे में सोचेगा जहां से निकल के आए। और अगर गरीबों से इतना लोग प्यार करते तो आज भी इनके मकानों पे देखो, सामने इनके मकानों पे कम से कम प्लस्तर की हालत को पहुंच जाती। आपका घर छुए या आपका पेट भूखे से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जो नौजवान साथी जो वहां से बहुत नारा लगा के आए ना, मैं उनको कहना चाहता हूं, रास्ते कोई देता नहीं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। हम किसान हैं, बीज देख के बता देते फसल कैसी होगी। आप भी ये समझ जाओ कि किसान को अपने खेत में पहले बीज डालना पड़ता है, तब फसल होती है। पहले मेहनत करो, गांव को तैयार करो, फिर बराबर के गांव में जाओ, एक एक वोट को हाथ जोड़ के समझाओ, उनसे अपील करो। आप ये बताओ, आप यही चाहते हो कि उम्मीदवार आपका भाजपा से जीत जाए? तो नहीं चाहते। आप यही चाहते हो ना कि आपको मेरे भाजपा जीते कैसे, जब मिलजुल के वोट करेंगे? आप बताओ, दलित समाज के लोग किसको वोट करोगे? ईमानदार से हाथ उठा के बताओ। ठीक है, अब आप बताओ, जब ये मेरे साथ आप अगर कहीं और से जाओगे तो कैसे बात करोगे? समझ गए? बताओ, ये सुनो, अगर कोई पैसे वाला अगर ताकत वाला तो अपने भाई को भूल जाओगे? बताओ। ऐसे नहीं मानता, दोनों हाथ उठा के बताओ। देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने कोई गलत जगह वोट दे दिया तो फिर परिणाम क्या हो? समझे? और फिर कह रहा हूं, ये तो बहुत दिन से मैं नगीना के बिजनौर के लोगों को जानता हूं, बड़े बड़े नेता भाई मैंने इनका बनाया हुआ नेता मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में। अगर इस बार इन्होंने सही दाम लगाया तो वो दिन दूंगे कि जब इनका नेता इनके बीच का इनका भाई जिसको चुन के भेजेंगे वो नरेंद्र मोदी से आंखों में आकर मिलाकर पूछेगा कि बताओ, आप बताएं देश को इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी मां बहनों से, जब तक इस गरीबी की जिंदगी में कुछ लोग बताओ, तुम्हारे भी मन में हजारों सौ लोग क्या करोगे? कोई आगे चुनाव के बाद ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे आकर छोड़ो चंद्रशेखर आजाद को माइनस करो। कोई आया चुनाव के बाद पूछने के लिए? कोई नहीं आया। और जितने नौजवान आपने बताओ, पूरे 365 दिन आपका भाई सड़क पर रहता नहीं रहता? बताओ, कोई ऐसा मसला जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना खड़ा होता? बताओ, कोई एक घटना ऐसी बताओ देश भर में किसी के साथ भी जहां चंद्रशेखर आजाद जाके न लड़ता या बिना के लोगों को लड़ते? बताओ, है जो घटना? तो जब सब जगह चंद्रशेखर आजाद खड़ा है तो आए किसके चक्कर पर? समझ गए? इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। अब आखिरी सवाल ये रह गया, पहले तो हमारा चुनाव निशान देखो आप, क्या है हमारा चुनाव निशान? बताओ, दोबारा बताओ, क्या चुनाव निशान? ये मेरा चुनाव निशान या आपका चुनाव निशान? अच्छा, ये तो भी एक बात है। अब दूसरी बात ये है, देखो उनके पास बहुत सब कुछ है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं। उन सारी मीडिया किसकी? अच्छा बताओ मेरे भाई, बीजेपी की। मेरी मीडिया सारी उनकी है या नहीं है? सारे रिसोर्स साधन उनके पास है या नहीं है?
सारी सरकार में सारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चुनाव हो, सब उनके बंधुआ मजदूर बन गए नहीं बन गए। तो हमारी फिर ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी। तो काशीराम साहब ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो सहारा भी आपका चाहिए और लड़ाई भी आपकी लड़नी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वाले को भी पढ़ो। क्या लिखा है बताओ। तो जो इस लड़ाई में अपना योगदान करना चाहता है वो चाहे 1 रुपए का योगदान करे, लेकिन इस लड़ाई में सहयोग जरूर है। क्योंकि सहयोग आदमी का मनोबल बढ़ाता है, सहयोग आदमी की हिम्मत बढ़ाता है। आपका एक मेहनत का पैसा गरीबों, कमजोरों का, किसानों का, वो मेरे लिए लाखों रुपए से ताकतवर है। क्योंकि ये ईमानदारी का दिल का पैसा। इसलिए मैं आपसे आग्रह, आप 1 रुपया दें, लेकिन अपने भाई की मदद जरूर करें। जिससे आप देते हो ना, सहयोग करते नहीं करते मुसलमान भाई, जकात करते नहीं करते हो, दूसरों की इमदाद करते नहीं करते। और हमारे लोग भी खूब अभी जनता की खूब चंदा इकट्ठा करेंगे, लोग कहते निकालेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, बढ़ के कोई ये केंद्र उठ के नहीं जाएगी, आप उठ के आओ और चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन इस उनकी विश्वास में करो कि हम अपने भाई के हाथ मजबूत कर रहे हो।